और चलिए सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और जो तमाम न्यूज फ्लोज ओवर द वीकेंड आए उन्हें आज हमें डाइजेस्ट करना है और बड़े बड़े न्यूज फ्लोज आए इस वीकेंड और साथ साथ इस हफ्ते है फरवरी वायदा की एक्सपायरी, तो उसकी भी हम सबको करनी है तैयारी। ऐसे में सबसे पहले तो संकेत आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। अमेरिकन मार्केट जो हम पचा के गए थे, मजबूती पचा के गए थे और उससे भी ज्यादा तेजी देखने को मिली। मोटा मोटी 90 अंक 3:30 बजे एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि उस दिन मैं शो कर रहा था। ये मोटा मोटी 3:45-4 बजे के आसपास के आंकड़े हैं, थोड़ा सा डिविएशन है तो, लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। 90 पॉइंट उछाल था डाउ और 180 अंक का उछाल दरअसल अमेरिकन मार्केट में शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। कच्चा तेल कुछ और उबाल दिखाता हुआ फ्रेश 3 ईयर हाइज 3 मंथ हाइज कह लीजिए उस पर खड़ा हुआ है, लेकिन जो अमेरिकन मार्केट्स में तेजी देखने को मिल रही थी, आपको याद होगा यूएस और चाइना के बीच में वो ट्रेड वॉर था चल रही थी, डायलॉग चल रहा था, उस होप्स में हमने देखा था अमेरिकन मार्केट्स में तेजी आती हुई। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट सामने आ चुका है जो मैंने हेडलाइन में मेंशन करा है। उन्होंने दरअसल 1 मार्च की जो डेडलाइन है उसे और आगे बढ़ाने की बात कर दी है क्योंकि बहुत पॉजिटिव डायलॉग हुआ है और अब हम डेडलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वार्ता को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए डाउ फ्यूचर्स इस समय 90 अंक की मजबूती और पचानी है हमको, तो जो दरअसल यूएस में ट्रेड हुआ वो भी पचाना है और उसके ऊपर 90-100 पॉइंट के अभी इस समय डाउ फ्यूचर्स में मजबूती है। इन सबको देखते हुए एसजेएक्स निफ्टी हरे निशान में लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन चलिए अब जरा मूड सेट कर लिया जाए। नीरज जी क्या हालचाल, आप ट्रंप का ट्वीट ही पढ़ रहे हो क्या? ट्रंप का ट्वीट आ चुका है, बाकायदा उन्होंने डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात कही है और उनको ऐसी उम्मीद है कि शायद बातचीत अच्छी होगी और ये वीक अब क्रूशियल, लेकिन मुझे डाउट्स हैं। मुझे डाउट्स इसलिए कि ट्वीट चाइना की नीयत पे, अच्छा, क्योंकि वो करेंसी को लेकर के एडमेंट है, वो उसको सॉफ्ट करने के मूड में नहीं है और उसको डिवैल्यू करने के 20 तरीके उसको मालूम है, जो कि अमेरिका को भी पता चल रहे हैं कि वो हांगकांग के जरिए कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग महंगा कर सकता है तो अपने आप वो डिवैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे पेच हैं जो फंसे हुए हैं और ट्रंप साहब को उम्मीद है कि दबाव काम कर जाएगा तो इसलिए उस पर लगे हुए हैं। लेकिन मेरी सिर्फ राय ये है कि बहुत सावधानी से करिए क्योंकि चीन भी इतनी जल्दी हार मानने के मूड में नहीं है और ये हफ्ता क्रूशियल है क्योंकि 1 तारीख करीब आ रही है तो वो एक्सटेंड होगी या ट्रंप साहब बीच में ट्वीट कर देंगे कि नहीं अब लगा दो। अभी भी मानू नहीं क्या? नहीं बिल्कुल, अभी कैसे मान लेंगे? अच्छा ये भी नहीं, उन्होंने लिख दिया है कि अब मैं उन्होंने लिखा है कि बातचीत अच्छी चल रही है, अगर बातचीत कंटिन्यू होती है तो मैं बातचीत अच्छी चल रही इसलिए, नहीं अच्छी चलेगी तो वो डेडलाइन वहां से बढ़ेगी नहीं, अब आगे जाके लग सकता है। अभी ये मेंशन नहीं है वैसे 1 मार्च के बियॉन्ड कितना आगे जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस खबर को देकर के एकदम खुश हो जाएं और लॉन्ग ट्रेड बनाने लगे, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स वहाँ पे बाकी, तो उसको देखना चाहिए उस लिहाज से। और क्रूड भी देखिए $67 पे एकदम बेस बना लिया उसने, ऐसा लगता है। तो केवल डोमेस्टिक फ्रंट से अच्छी खबर है, बाकी ग्लोबल मार्केट्स में कहूँगा कि सावधानी वाला ट्रेड रखिए, बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं जब तक कि हो न जाए। कॉशियस रहे, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहे, है ना? आईटी वाले ऐसे मुराते हैं हमको। अच्छा, उनके ट्वीट में लिखा था कि अज्यूमिंग कि दोनों साइड एडिशनल प्रोग्रेस करती हैं तो मैं और प्रेसिडेंट शी जो हैं मारा लोगो में मिलेंगे। मारा लोगो क्या है? मैं भी परेशान, मैंने फिर नेट में सर्च करा। मारा लोगो एक रिजॉर्ट का नाम है फ्लोरिडा में, मारा लोगो में मुलाकात होने वाली है। फिर अगर उससे पहले तो किम जोंग उन से उनकी होने वाली है। हाँ, 27-28 ये आ गया, आज का डेट है? नहीं, आज तो भी 25 तो 27-28 को 2 दिन ट्रेन से गए हैं, बढ़िया बुलेट प्रूफ बख्तरबंद ट्रेन से पहुंचे किम जोंग उन साहब। हाँ, अरे वाह, चाइना जाना पड़ता है ना उनको तो। हाँ चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है जब तक एटलीस्ट फाइनल आंकड़े या फाइनल आउटकम हमारे हाथ में ना आए। और इसीलिए आप देखेंगे एसजेएक्स निफ्टी भी उस तरह से रिजॉइस नहीं कर रहा है। फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन, एक फ्लैट ट्रेड जो हमने शुक्रवार को देखा था उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग वापस आ गया। आप वो डुबकी लगा के आए क्या? डुबकी तो नहीं लगा पाया लेकिन बनारस का मजा लिया। हाँ, बनारस के विभिन्न रसों का मजा लिया। अच्छा, इंटरेस्टिंग हफ्ता था। 2 दिन तेजी, उसके बाद 2 दिन गिरावट थी, उसके बाद 2 दिन तेजी अच्छी देखने को मिली और फ्राइडे को एकदम फ्लैट। और खैर तमाम इवेंट से पहले हमने देखा था वो फ्लैट ट्रेड होता हुआ। मूड बायसनेस किस तरफ है? आप इस हफ्ते की शुरुआत कैसी रहने वाली है? एक्सपायरी के लिए मैं क्या तैयारी करूं? देखिए, उस दुर्घटना के बाद, उस अटैक के बाद जो 3 दिन डेटा में डैमेज हुआ था वो एग्जैक्टली बुध को और थर्सडे को अगर आप देखें वो डैमेज कंट्रोल हुआ। जैसे कि बात कर रहा था ना कि जो ये 10-400 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई सबसे ज़्यादा है, अब नीचे का बेस खिसक गया है, वो एटलीस्ट दोबारा अरेस्ट होकर दोबारा पुल बैक देके 700 के जोन में आ गया है, ठीक है ना। तो वो एक इवेंट बेस्ड डेटा में डैमेज हुआ था, वो एक फिर डैमेज कंट्रोल हुआ है।
अच्छा, जब मैंने कल चार्ट देखी, मैंने कहा अब क्या करूं, 3 दिन की भी लग गया। जब मैंने डेटा देखा तो निफ्टी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक बैकफुट लग रहा था। निफ्टी जाके एग्जैक्टली अगर आप देखें तो अपने 20, 50 और 100 के एकदम एवरेज पे जाके बैठा हुआ है कि यहाँ से निकला तो मुंह मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली निफ्टी बैंक वहीं से वापस हो गया। तो डाइवर्जेंस था निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में। अच्छा, एफआईआई का डेटा अगर आप देखें तो कैश की फिगर तो दोनों इन्फ्लेटेड है बिकॉज ऑफ कोटक डील, लेकिन अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें कोटक डील में नाम सामने नहीं आया ना अभी, मैं वही डिबेट होगा बाद में लौटता हूं, नहीं आया ना किस-किस ने खरीदा। स्टॉक फ्यूचर्स में अनवाइंडिंग करी एफआईआईज ने, लॉन्ग्स को अनवाइंड किया है अपने। तो आशीष इस सेशन में ना, क्योंकि अब एक्सपायरी भी बहुत नजदीक है, तो आपको रेंज का गेम खेलना है। याद रखिए, आपके सामने एवरेजेस खड़े हैं, नीचे सपोर्ट खड़ा है पुट ऑप्शन का। देखिए निफ्टी के लिए 10,710, क्योंकि 10,700 की पुट में सबसे ज्यादा ओआई है, और ऊपर की तरफ 10,840 ये रेंज रहेगी। इस रेंज को शॉर्ट लॉन्ग, यानी इस रेंज में शॉर्ट लॉन्ग खेलें। इसके एकदम बीच में खड़े हैं हम। हाँ, बीच में खड़े हैं एग्जैक्टली। और अभी मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं जिसके सहारे में कहूँ कि हाँ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ जाएगा। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको यहाँ पे खेलना है। निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में कमजोर है, याद रखिए। वो चार्ट के लिए अगर आप फ्राइडे को भी सारे प्राइवेट बैंक पिट ही रहते हैं, बैकफुट पे आके खड़ा हो गया था। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें इसमें एसबीआई, आरबीएल, यस बैंक और इनफैक्ट एक बैंक और जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी, इनमें स्ट्रेंथ है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि शायद ये एटलीस्ट 26,770 के रेंज को होल्ड कर जाएगा। और इसीलिए मैंने जो रेंज एस्टेब्लिश करी है वो है 26,770 से लेकर 27,040, इस रेंज में इसे ट्रेड करें, याद रखिए। लेकिन निफ्टी कतई स्ट्रांग है निफ्टी बैंक की तुलना में। और याद रखिए, एक बहुत सब्सटेंशियल या फिर स्ट्रांग मूव कब तक नहीं आएगा, जब तक कि 10,840 पार ना हो। अच्छा, 10,840 से ऊपर के मैं तेजी की बात क्यों कर रहा हूँ आशीष, याद रखिए 10,700 की पुट और 11,000 की कॉल में सबसे ज्यादा ओआई है। यानी अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं 11,000 की तरफ, आई मीन लेट्स होप फॉर द बेस्ट, या फिर 10,950 की तरफ बढ़ते हैं, या फिर 10,900 की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले आपको 10,840 को डिसाइसिवली पार करना पड़ेगा। वो एक बड़ा क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, वहाँ पे बड़ा मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स है। तो इस रेंज को प्ले करिए, 10,710, 10,840, 840 के ऊपर एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। ये रेंज को प्ले करिए, मतलब ये 10,710, 840 के बीच में नीचे आए तो खरीद लूं, ऊपर आए तो बिकवाली करने का मन, ऑफलोड करने की कोशिश की जाए। सुबह नहीं टिके तो शॉर्ट करिए, ठीक बात। तो 840 लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट, एक बार वो ब्रीच हुआ ऊपर की तरफ कन्विंसिंगली तो अच्छे खासे ऊपर के दायरे खुल सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप लोग स्क्रीन पे रेंज जिस पर इस समय हमें स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत। चलिए, अच्छा, स्टॉक्स इन न्यूज की बारी, और हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, आप बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक में किसी एफआईआई का नाम आया या किसी फंड का नाम आया, लेकिन देखिए नाम तो सामने नहीं आया है। फिगर ये बता रही है एफआईआई की 6,300 करोड़ रुपए की, कि गोरों ने सबसे ज्यादा भर कर ये कंपनी को खरीदा है। तो आप देखिए डीआई का फिगर 840 करोड़ के आसपास का, लेकिन एफआईआई ने 6,300 करोड़, यानी एफआईआई ने ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया। ये बात तो सामने समझ में आ रही है। लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो अहम बैठक थी, देखिए उसमें जो बाजार सोच रहा था कि राहत मिलेगी तो राहत मिली है, और बाजार की एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा राहत मिली है। खास तौर पर अफोर्डेबल पर 1% जीएसटी अब लगेगी, पहले 8% लगती थी। चर्चा थी कि 8 से घटकर 3 होगी, लेकिन देखिए 1 हो गई है। और नॉन अफोर्डेबल में अगर आप देखें तो 12% से ये घटकर 5% हो गई है। तो आज हाउसिंग कंपनियों के ऊपर रखिएगा नज़र, टाइल से जुड़ी हुई सेक्टर, पेंट, सीमेंट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो भागेंगे। हालांकि शुक्रवार को कुछ शेयरों में रैली देखने को मिली थी, बल्कि बीते हफ्ते में ये होप था कि ये पास हो जाएगा, लेकिन आप देखिए आज भी एक बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। इन तमाम कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए इस सेक्टर से जुड़ी हुई। MOFSL, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और IAFL होल्डिंग के लिए एक खराब खबर, सेबी ने जो इनके कमोडिटी ब्रोकिंग कारोबार है उसको अनफिट और अनप्रॉपर कहा है, यानी अब ये कंपनियां इस कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाएंगी। लेकिन देखिए कंपनियां, जाहिर सी बात है, NSCL वाला जो मामला था 5,600 करोड़ रुपए का स्कैम 2013 में, उसमें ये सेबी का ऑर्डर आया है, तो हो सकता है इस ऑर्डर को वो सैट में और उच्चतम न्यायालय में जाकर एक कंटेस्ट करें, तो इसके ऊपर रहेगी नज़र। लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में आज थोड़ा सा सेंटिमेंटली दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन ये दिया है कि कारोबार पर उनके कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जेट एयरवेज के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, शेयरधारकों ने डेट रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। और आपको याद होगा
कि शुक्रवार को भी बाजार में होप तो थी कि इस रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान बाजार बंद होने के बाद निकल कर आया है। एनटीपीसी, टाटा पावर और बाकी सारी पावर कंपनियों पर रखिएगा नज़र। पावर सेक्टर पर कल के दिन ऊर्जा मंत्रालय एक इम्पॉर्टेंट राज्यों के साथ बैठक जा रहा है और जो दिक्कतें हैं उसमें कुछ सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है। तो ये पावर स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर होनी चाहिए। एचडीएफसी पर भी रखिएगा नज़र। 1 से 3 महीने के लिए एनसीडी के जरिए 1500 करोड़ रुपए एफसी जुटाने जा रही है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज नज़र होनी चाहिए। ठीक बात। तो लंबी लिस्ट ऑन स्टॉक की जो आप रडार पर रखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, अब पता है एफआईआईज ने खरीदा, लेकिन किसने खरीदा पता नहीं। कई लोगों ने 4% जब गिरा था ना, तो इस उम्मीद में खरीदारी करी थी, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे फ्राइडे। गोरों ने खरीदा बड़े होंगे ना, ऐसे कैसे बड़े होंगे? तो खरीदेगा तो इंस्टीट्यूशन ही आना, तो या तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, फला जी, बैंक ऑफ सिंगापुर, वो सिंगापुर पेंशन फंड, पता नहीं, आने तो ऐसे ही नाम थे सामने। पर ठीक है, तो असमंजस की स्थिति, वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अभी तो पता नहीं क्यों ने बेच दिया है, ये बात वो ओवरऑल खत्म हो गया 3%। और आईएनजी का जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है, तो आईएनजी पूरी तरह से एग्जिट हो गया है। लिया तो एफआईआईज नहीं। हाँ, लिया तो एफआईआईज नहीं, तो खैर नंबर दिखाई रहे। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन, कितना भरोसा आता है, कितना रिकवर करता है फ्राइडे के दबाव के बाद। एक्सपेक्टेशन फ्राइडे को भी थी रिकवरी की, वो नहीं है एंड तक जाते जाते। अच्छा, जहां तक ट्रम्प साहब की बात है, वो पुलवामा अटैक पे भी बड़े अच्छा ट्रम्प साहब बोले, बहुत अच्छा बोले। और अच्छा बोले। उनकी चिंता है कि दोनों में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई दोनों देशों में, और वो फंडिंग बंद कर रहे हैं, दोनों को शांत रहने और ये सब की बात कर रहे हैं वो। तो मतलब चिंता वहाँ भी है। अच्छा, इससे पहले वो आज की ट्रेडिंग पे महिंद्रा महिंद्रा खरीदें 665 का टारगेट, बाटा इंडिया खरीदें 1355 टारगेट्स, निर्मल बैंक ये कहते हैं जीवन में खरीदारी करने के मौके 298 के टारगेट्स के लिए, और वरुण रेड्डी हैं बताएंगे आपको कि आज ब्रोकरेज के रडार पर क्या। और कोटक महिंद्रा बैंक की कोई रिपोर्ट आई क्या? नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक पे तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पे जो डेवलपमेंट हुआ है उस पे एक्सिस कैपिटल की इनका कहना है कि इस पूरे डेवलपमेंट से मुंबई और दिल्ली के जो लग्जरी मार्केट है उसको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, और लेफ ओबेरॉय रियल्टी और सनटेक रियल्टी इनको सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए दिखाई देगा। वहीं चेन्नई, बैंगलोर और पुणे में जो होम बायर्स है यानी कि खरीदार है, उनके कॉस्ट में करीब 7% के आसपास की गिरावट आ सकती है। इसका फायदा पूर्वंकरा, शोभा और प्रेस्टीज एस्टेट को मिल सकता है। इसके अलावा जो मुंबई से सटे हुए इलाके हैं जैसे नायगांव, वसई विरार, पालवा, इसके अलावा जो एनसीआर का इलाका है उनको भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और यहाँ पे सनटेक, एचडीएल और जेपी इंफ्राटेक ये 3 कंपनी है जिसको फायदा हो सकता है। और आखिरी में अंसल हाउसिंग ये भी एक काउंटर है जिसको फायदा हो सकता है। ज़्यादातर काउंटर्स पे इनकी खरीदारी की सलाह है। टारगेट्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, केवल गोदरेज प्रॉपर्टीज और महिंद्रा लाइफ पे होल्ड की सलाह ये दे रहे हैं। अब आते हैं टेक महिंद्रा पे, तो जो बायबैक का ऐलान किया है मॉर्गन स्टैनली को काफ़ी पसंद आ रहा है। 830 के प्राइस टारगेट दिए, ओवरवेट का कॉल दिया है। इनका कहना है कि इस बायबैक से FY20 का जो EPS है वो लार्जली न्यूट्रल रहेगा। ये काफ़ी अच्छा मान रहे हैं बायबैक को। और सबसे आखिरी में HDFC बैंक पे CLA से खरीदारी की सलाह दे रहा है। 2730 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इन्होंने मिस्टर पुरी से बातचीत की और उसके बाद इनका जो कॉन्फिडेंस है इस बैंक पे और भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आया है। खासकर बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आगे चल के, और जो सक्सेशन प्लानिंग को लेकर आजकल बैंक्स पे चिंता है उसको लेके भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक बात।